जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। टेट बीएफ में भी इस्तेमाल होगा यूएस फर्म जीई का F414 इंजन। इंडियन आर्म फोर्सेस की रुचि खत्म होने के बाद यूएस और भारत की स्ट्राइकर वाली डील हुई कैंसिल। 114 रफाल फाइटर्स में अस्त्र से लेकर ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स को भी किया जाएगा इंटीग्रेट। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर के एक और सुअर पर किया हमला। और पाकिस्तान ने INS ध्रुव के काउंटर में उतारी अपनी चाइनीज PNS रिजवान। भारत की पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने USA बेस्ड बैंडेक एविएशन इंक DBN नॉर्थ स्टार के साथ एक एग्रीमेंट साइन की है। और इस एग्रीमेंट के तहत जो पारस डिफेंस है वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम्स और एक्सेसरीज की सप्लाई और सपोर्ट में शामिल होगी। जो नॉर्थ स्टार है वो एरियल रिफ्यूलिंग प्रोडक्ट के डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी चीज़ों में एक लीडिंग कंपनी है जो कि कई सारे एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स के लिए इन प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है। और अब इस पार्टनरशिप के तहत जो नॉर्थ स्टार है वो भारत के पारस डिफेंस के साथ कोलैबोरेट करके उनके ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंडियन आर्म फोर्सेस को ऑफर करेगी, जिनमें इनको डेवलप करने से लेकर इनकी फैसिलिटीज़ और डिपो लेवल कैपेबिलिटी को स्थापित करना भी शामिल है। और ये जो एग्रीमेंट है ये 10 वर्षों के टाइम पीरियड के लिए साइन किया गया है। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि भारतीय नौसेना तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर एक नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर कर रही है, जिसको लेकर पहले भी रिपोर्ट्स आई थी, जिसको नाम दिया गया था INS विशाल। लेकिन फिर बाद में ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली थी कि इंडियन नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर INS विक्रांत का ही एक रिपीट ऑर्डर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक भारत सरकार न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर को बनाने की योजनाओं पर भी सक्रिय रूप से विचार कर रही है। हालांकि इसका जो फॉर्मल कंस्ट्रक्शन अप्रूवल है वो अभी भी पेंडिंग है, लेकिन इस तीसरे सुपर कैरियर के कैपेबिलिटीज़ को एडवांस करने के तहत ही DRDO ने इस प्लेटफॉर्म में मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम्स के इंटीग्रेशन की प्रोसेस पर काम शुरू किया है। और इस तीसरे कैरियर को एक हाइब्रिड एयर विंग के लिए मदरशिप की तरह डिज़ाइन किया जाएगा, जहाँ पे मैन्ड एयरक्राफ्ट अनमैन्ड सिस्टम्स के साथ एक साथ काम करेंगे। और इस 70,000 टन तक के डिस्प्लेसमेंट वाला भारत का नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है। भारत और अमेरिका की जो F414 INS-6 जेट इंजन्स वाली डील है और जिसके तहत 80% तक के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ ये जो इंजन से भारत में बनाए जाएंगे। और इसी के तहत अभी हाल ही में HAL और GE एरोस्पेस ने एक टेक्निकल एग्रीमेंट भी साइन किया था। और जो फाइनल एग्रीमेंट है वो इस वर्ष के अंत तक साइन होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन फिलहाल अभी तक कहा जा रहा था कि ये जो F414 इंजन है तो इसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 के अलावा जो एमका फाइटर्स के इनिशियल यूनिट्स होंगी तो उसमें किया जाएगा। पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 और एमका के अलावा अब एक और फाइटर प्रोग्राम है जिसमें ये जेट इंजन इस्तेमाल होगा, और वो है टेट BF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट। और ये भी बताया गया कि इंजन्स के कंपोनेंट्स के भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो US फर्म है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी ट्रांसफ़र करेगी। और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के तौर पर हॉट सेक्शन कोटिंग, लेज़र ड्रिलिंग और क्रिस्टल ब्लेड्स की मैन्युफैक्चरिंग तो इनको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाकी एक अपडेट ये है जिसमें टाइम्स नाउ की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि भारत फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के माध्यम से अमेरिका से 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये भी बताया गया कि इन 6 P-8I एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट है वो हमको $3.5 बिलियन या उससे ज़्यादा ही पड़ेगी। जबकि भारतीय नौसेना के लिए जो पहले 8 P-8I एयरक्राफ्ट लिए गए थे तो वो पूरी डील केवल $2.1 बिलियन में हुई थी। पर टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक जो इस एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर्स हैं यानी कि बोइंग, तो उनका ये कहना है कि सप्लाई चेन की प्रॉब्लम की वजह से एयरक्राफ्ट की कीमत में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। और इसी वजह से जो 6 P-8I एयरक्राफ्ट है $3.5 बिलियन प्लस के पड़ रहे हैं। और बाकी इस डील पर जो फाइनल डिसीजन है वो मई के महीने तक CCS द्वारा लिया जा सकता है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से ये भी कहा गया कि हम काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं और हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमतें तय हैं और बोइंग उन्हें दूसरों को लगभग उसी कीमत पर बेच रहा है। और इसलिए वास्तव में इसमें कुछ और नहीं किया जा सकता है। जो सप्लाई चेन इश्यूज़ है वो एक्चुअल में मौजूद है। और जबकि सीनियर ऑफिशियल का ये भी कहना है कि हम इन एयरक्राफ्ट के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन एयरक्राफ्ट का कोई इक्विवेलेंट है भी नहीं और इसके जैसा फिलहाल अभी कोई और एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि सेम टाइम पर कई सारी चीज़ें करने में सक्षम हो। और वहीं दूसरी तरफ टाइम्स नाउ की इसी रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि जहां एक तरफ भारत इन P-8I एयरक्राफ्ट की डील के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स वाला डिस्कशन था तो ये जो डील है ये रद्द हो गई है क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस की इस US आर्मर्ड प्लेटफॉर्म में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। बाकी आर्मी कुछ लिमिटेड नंबर्स में ही US के जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स को खरीदना चाहती है और वो भी इमरजेंसी परचेस के हिस्से के तौर पर ही आए हैं। बाकी उम्मीद कर सकते हैं कि सिमिलर सी कैपेबिलिटीज़ वाले भारत के स्वदेशी आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स को प्राथमिकता मिलेगी। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से अननोन गनमैन यानी कि अज्ञात बंदूकधारी एक्शन में आए हैं और इस बार उनके टारगेट में था पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन या यूं कहें सुअरों का संगठन लश्कर के फाउंडिंग मेंबर में से एक
मौलाना आमिर हमजा, और जो कि हाफिज सईद का काफ़ी करीबी था। और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने लाहौर में इसको टारगेट किया था और फिलहाल अभी ये गंभीर रूप से घायल है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और आपको बता दें कि लश्कर में हाफिज सईद जो कि उसका प्रमुख है, उसके बाद ये हमजा ही दूसरा सबसे बड़ा वाला सुअर है। इसके अलावा जैसा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने ही इस बात को खुलासा किया था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री अकेडमीज़ हैं वहाँ पे हमास के फाइटर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है। तो अब एक अपडेट यह है जिसमें इजराइल के विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को भी हमास को एक आतंकी संगठन के तौर पर घोषित करना चाहिए, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमास के लश्कर के साथ संबंध हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है कि पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने पाकिस्तान के ISI द्वारा समर्थित एक और क्रॉस बॉर्डर टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है। इस जॉइंट ऑपरेशन में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है और उसके पास से 4 हैंड ग्रेनेड्स और 2 फॉरेन मेड पिस्टल्स एम्यूनेशन के साथ रिकवर की गई हैं। और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि वो जो आरोपी है तो वो अपने फॉरेन बेस हैंडलर्स के इंस्ट्रक्शंस पर यहाँ पे एक्ट कर रहा था, और ये उस आतंकी मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ था जो कि चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक में भी शामिल था। 114 रफाल फाइटर्स वाली डील को लेकर अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक इस डील में सोर्स कोड तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ भारत को उसके खुद के वेपन सिस्टम्स इसमें इंटीग्रेट करने के लिए ICD यानी कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट का एक्सेस मिलेगा। तो अब इस मामले पर टाइम्स नाउ की तरफ से भी रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें हाईली प्लेस गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि डिस्कशन में इस रिक्वायरमेंट के लिए फ्रांस सहमत हुआ है, और ये भी कहा गया कि जो ICD का एक्सेस है तो ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि एयरक्राफ्ट को एक तरफा तरीके से भारत अपग्रेड कर सके, यानी कि खुद के वेपन्स इस एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए उसे डसॉल्ट के पास वापस ना जाना पड़े। और बात केवल इंडियन वेपन्स की नहीं है बल्कि कोई भी तीसरी कंट्री के वेपन भी इसमें भारत इंटीग्रेट कर पाएगा। और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अस्त्र मार्क 2 से लेकर ब्रह्मोस NG जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के इंटीग्रेशन पर भी इसमें काम कर सकता है। बाकी अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो 6 महीनों के अंदर ये डील साइन की जाएगी। बाकी इसमें स्वदेशी कंटेंट का जो लेवल है वो फिलहाल अभी भी एक इशू बना हुआ है, और भारत की डिमांड है कि कम से कम 50% तक के स्वदेशी कंटेंट को अचीव किया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक 13 अप्रैल को जब अमेरिका और इंडोनेशिया एक मेजर डिफेंस डील को साइन करने वाले थे, और इस डील में एक ऐसा सीक्रेट प्लान भी था जिससे अमेरिकन मिलिट्री जेट्स को इंडोनेशियन एयर स्पेस का एक ब्लैंकेट एक्सेस मिलता। लेकिन इंडिया मीडिया आउटलेट के माध्यम से ये जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक में सामने आ गई, और कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया की इसी रिपोर्ट ने इंडोनेशिया में हलचल मचा दी थी, और इस तरह से ये डिफेंस डील तो साइन हुई, लेकिन इस डील के हिस्से के तौर पर अमेरिकन फाइटर्स के लिए जो इंडोनेशियन एयर स्पेस को एक ब्लैंकेट एक्सेस मिलने वाला था, तो उस कंडीशन को इस डील से बाहर रखा गया, क्योंकि इंडोनेशियन एयर स्पेस का ब्लैंकेट एक्सेस US मिलिट्री के एयरक्राफ्ट को मिलने का मतलब है कि जो US है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की तरह ही एक और महत्वपूर्ण ट्रेड चोक पॉइंट जो कि मलाक्का स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, उस पर अपनी नज़र बनाए रखने में उसको मदद करता है। और जो US के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से लीक हुए थे इस डील के साइन होने से एक दिन पहले 12 अप्रैल को, और जिसे संडे गार्डियन द्वारा पब्लिश किया गया था। इस सीक्रेट एयर स्पेस डील में शामिल था कि US मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडोनेशियन एयर स्पेस के एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस को प्राप्त करते ताकि कंटिजेंसी और क्राइसिस रिस्पॉन्स मिशंस में वो यहाँ पे ऑपरेट कर सकें। लेकिन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक रीजन में अपने सर्विलियंस और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का था। लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आ गई तो इंडोनेशिया के लॉ मेकर्स ने इस तरह के सीक्रेट एग्रीमेंट पर प्रश्न उठाने शुरू किए, और इंडोनेशिया के डेप्यूटी चेयर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस बात को भी रेखांकित किया कि दूसरे देशों के साथ किसी भी डिफेंस कॉपरेशन के लिए पार्लियामेंट से परामर्श करना आवश्यक है। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फॉरेन मिलिट्रीज को हमारे नेशनल एयर स्पेस में बिना किसी प्रतिबंध के प्रवेश देने का कोई कानूनी आधार नहीं है। और बताया जा रहा है कि इसी विरोध के चलते इंडोनेशियन गवर्नमेंट को इस वाली सीक्रेट डील से पीछे हटना पड़ा है। और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि US एयरक्राफ्ट के लिए ओवरफ्लाइट एक्सेस इस मेजर डिफेंस कॉपरेशन पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है। और चिंता इस बात की भी है कि अगर इंडोनेशिया के एयर स्पेस का एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस US मिलिट्री के एयरक्राफ्ट को दे दिया जाए तो उससे जो इंडोनेशिया है वो एक मेजर जियोपॉलिटिकल कंडीशन में फंस सकता है। इससे उनकी जो राष्ट्रीय संप्रभुता है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, और जो US और चाइना की टेंशन चल रही है तो उसमें इंडोनेशिया भी ज़बरदस्ती फंस सकता है, विशेष रूप से साउथ चाइना सी में। और तो और इंडोनेशियन टेरिटरी के ऊपर जो US के सर्विलियंस ऑपरेशंस हैं तो उस खतरे से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता है। और जो मलाक्का स्ट्रेट वाला रीजन है वो भारत के लिए बेहद ही ज़्यादा क्रूशियल है, तो इसलिए यहाँ पे किसी और देश की मिलिट्री की एक्टिविटी निश्चित रूप से भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मलेशियन मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तानी सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तानी नेवी की जो पहली डेडिकेटेड मिसाइल ट्रैकिंग और सर्विलियंस शिप है जिसका नाम है PNS रिजवान, तो ये अप्रैल के महीने से ही अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही है। और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो शिप है ना केवल मिसाइल्स को ट्रैक कर सकती है बल्कि सैटेलाइट्स और मिलिट्री कम्युनिकेशंस पर भी अपनी नज़र रख सकती है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है तो उसकी पुष्टि कर पाना काफ़ी मुश्किल है,
लेकिन जो PNS रिजवान है इसे चाइनीज़ कंपनी ने बनाया है और ये जून 2023 में पाकिस्तानी नेवी को हैंडओवर की गई थी। और पाकिस्तान इस वेसल को भारत के INS ध्रुव के काउंटर के तौर पर देखता है। INS ध्रुव जो कि भारत की अपनी रिसर्च वेसल है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने से लेकर सैटेलाइट्स और मिसाइल्स को भी ट्रैक करने में सक्षम है और इसे NTRO, DRDO और भारतीय नौसेना संयुक्त रूप से ऑपरेट करती है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। INS ध्रुव को 2021 में ऑफिशियली कमीशन कर दिया गया था और इसकी जो पहली मिशन डिप्लॉयमेंट थी उसमें इसे मिशन दिव्यास्त्र के सपोर्ट के तौर पर तैनात किया गया था। बाकी रही बात पाकिस्तान की मिसाइल ट्रैकिंग वेसल PNS रिजवान की, तो उसको लेकर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली जिनमें दावा किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी आ गई है कि वो भारत के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट को सीक्रेट तरीके से ट्रैक कर सकता है, उस पर जासूसी कर सकता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान को इस शिप की ज़रूरत थी नहीं, हम तो अपने वहाँ से डायरेक्टली पाकिस्तान में मिसाइल भेज देंगे, उनको ट्रैक करने की ज़रूरत क्या है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि पाकिस्तान में US और ईरान की बातचीत फेल होने के बाद अब दलाल नेशन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हुए हैं और संभावित रूप से बड़े मालिक का कोई तो मैसेज वो ले गए हैं तेहरान के लिए और फिर तेहरान जो मैसेज देगा वो मैसेज वो पहुंचाएंगे अपने बड़े मालिक अमेरिका को। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक निशान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1998 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान CRPF के कांस्टेबल मोहम्मद मुंशी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के पास सबसे लॉन्गेस्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।